हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुराधा मित्तल तैयार करवा रही हूँ आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बच्चों, ये वो समय है जब आपको अपना सारा पिछला जो भी आपने स्टडी करी या नहीं करी, जैसा भी आपका रहा, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। हम सीबीएसई की बात करें या आरबीएसई की बात करें, सभी एग्ज़ाम्स बहुत 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 पास हैं आपके। आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ लग जाना है अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में। और इस तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं पढ़ा रही हूँ आपको पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में एक बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो सेकंड बुक है आपकी इंडियन पॉलिटिक्स की, वो भी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होने वाली है। जो थोड़े बहुत चैप्टर्स बहुत छोटे थे, उनको हम कवर करेंगे एमसीक्यूज में। देखिए बच्चों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं है, एक कहानियों का कलेक्शन है, और स्टोरीज भी ऐसी जो बिल्कुल रियल हैं। कोई भी हाइपोथेटिकल स्टोरीज हम पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ते हैं। अगर आज हम बात करें तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। वैसे तो ये आपकी बुक का चैप्टर 8 है, और सीयूटी के सिलेबस में भी ये सेकेंड लास्ट यूनिट है। लेकिन मैंने इस चैप्टर को पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका रिलेट करता है हमारी वीडियो के पिछले चैप्टर के साथ। बीच में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिनका रिलेशन नहीं था, तो मैंने सोचा कहानी को एक बार पूरी कर लिया जाए, जिसको हमने 1947 से शुरू किया था। फिर हम अलग अलग चैप्टर्स जो हैं आपके वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन देखिए, रिसेंट मतलब वर्तमान में जो भारत की राजनीति है उसको इसमें हमें समझना है, या करंट ऐसे मुद्दे जो 1990s के मेजर इफेक्ट्स थे वो इस चैप्टर के मेन आप कह सकते हैं थीम है। और जैसे मैं कहती हूँ, कोई ना कोई चैप्टर किसी ना किसी थीम के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर लिया था डी डेमोक्रेटिक क्राइसिस, वो घूम रहा था 1975 की इमरजेंसी के आसपास। इमरजेंसी क्यों लगी, कैसे लगी, किसने लगाया, क्या उसके ड्रॉबैक रहे, कैसे कांग्रेस की पावर डिक्लाइन हुई और कैसे कांग्रेस की पावर वापस से रिस्टोर हुई। यदि इस चैप्टर की हम बात करें तो ये चैप्टर बेटा आपका घूम रहा है 1990s के कुछ स्पेशल इश्यूज थे, उनको लेकर इस चैप्टर में बात की गई है। लेकिन कहानी है तो पिछली कहानी से रिलेट करते हुए हम इसको आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए, तो हम थोड़ा सा कहते हैं ना पीछे चले और कहानियों को लिंक करते चले। देखिए, आपको पता है बेटा कि जो हमारा प्यारा भारत है वो 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, और अंग्रेजों ने इसे अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ था। लगभग आप कह सकते हैं हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इन सबका एक जॉइंट एफर्ट था कि हमें ब्रिटिश रूल से मुक्ति मिली। अब हमें क्या देखना है, जैसे आपको पता है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। फिर आप याद करिए हमारा पहला चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके सामने नंबर ऑफ चैलेंजेस थे, जिसमें से हमने 3 चैलेंजेस इंपॉर्टेंट पढ़े थे। एक था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दूसरा था पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, जो पीपल्स के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रिचर और पुअर को लेकर, उसको कम करना, और जो बेसिक नीड्स है इंडियन पीपल्स की उसको पूरी की जाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज था हमारी गवर्नमेंट के सामने, टू इस्टैब्लिश दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो थी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उनके मन में ये बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि इंडिया कौन सा रूलिंग सिस्टम, कौन सा गवर्निंग सिस्टम ऑप्ट करेगा। वो बहुत क्लियर थे इस मामले में कि इंडिया को डेमोक्रेसी ही ऑप्ट करनी है, क्योंकि डेमोक्रेसी से बेटर कोई भी गवर्निंग सिस्टम नहीं है। चाहे हम तब की बात करें, चाहे आज हम आज की बात करें, तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है वहाँ पीपल्स खुश रहते हैं, वहाँ पीपल्स लिबर्टी के साथ रहते हैं, वहाँ पीपल्स इक्वलिटी के साथ रहते हैं, है ना। तो सबसे अच्छा गवर्निंग सिस्टम जब पीपल्स और गवर्नमेंट के बीच तालमेल हो, जहाँ पीपल्स पार्टिसिपेट करें गवर्निंग सिस्टम में, वो कौन सा है, डेमोक्रेसी है। तो ये 3 चैलेंजेस थी, और हम बात जो चैलेंज की करेंगे वो हम थर्ड वाला चैलेंज जो मैंने आपको बताया, टू इस्टैब्लिश दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके दिमाग में सेट था कि हमें किस तरह की गवर्नमेंट लानी है,
हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लानी है। और बेटा जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये जो डेमोक्रेसी होती है ये दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है व्हेन पीपल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्निंग सिस्टम, यानी जो जनता है वो सीधे शासन कार्यों में भाग ले, कोई मीडिएटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ द वॉस्ट पॉपुलेशन और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के कारण इंडिया में ये पॉसिबल नहीं था कि इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ऑप्ट करे, तो इंडिया ने दूसरा कंसेप्ट ऑप्ट किया, दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और देखना ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है बेटा, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी इसको कहते हैं, या तो हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने किसको ऑप्ट किया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी इंडिया को क्लियर था कि मुझे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना है। यदि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो आज जो स्विट्जरलैंड देश है उसके 5 कैंटीन्स में, कैंटीन्स मतलब जिन्हें हम स्टेट कहते हैं, स्विट्जरलैंड में कैंटीन कहा जाता है, उन 5 कैंटीन में आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे टॉपिक नहीं है, यहाँ पे इससे रिलेट हम करके करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑप्ट करी इंडिया ने, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई बीच का मीडिएटर नहीं, सीधे ही पीपल्स जो काम कर रहे हैं। जैसे एक थिंकर है सीले, उन्होंने कहा भी है डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी वो गवर्निंग सिस्टम है जहां हर स्टेप पर पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है। तो इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चूज किया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चूज किया। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलानी है, इसका मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, उसके पास कौन होगा, यहाँ पर होगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और क्या होंगे, पीपल्स। इस तरह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है, यानी पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चूज करेंगे या गवर्निंग सिस्टम का काम करेंगे। जैसे इंडिया में हम बात करें, इंडिया में आपने सुना होगा जो एमपीज हैं उनको पीपल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये जो एमपीज हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ये जो एमपीज हैं ये अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर में बैठते हैं और लॉ को फ्रेम करते हैं, यानी पीपल्स ने किसी को चुना और वो क्या कर रहा है, वो गवर्नर की तरह, गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है, या गवर्नमेंट के जो अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस कर रहा है, उनको इंपॉर्टेंटली आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस तरह की डेमोक्रेसी क्या कहलाती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे का काम करेंगे। तो अब आप देखिए एक वर्ड आ रहा है कि पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, और इलेक्ट कौन करेगा, कैसे करेंगे, कैसे होगा, इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या बनाया, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। यानी भारत में चुनाव होंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाने के लिए चुनाव होना बहुत जरूरी था, और चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग का होना बहुत जरूरी था, ठीक है। इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा, इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए, यही सोचकर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या करा, इलेक्शन कमीशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अंडर आर्टिकल 324 इसको आप कह सकते हैं एग्जिस्ट किया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1950। इसका मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि आर्टिकल 324 किसकी बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। यानी ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया वॉज सक्सेसफुली, अब देखिए बन गया, 1950 में बन गया। अब क्या करना था, इसका काम क्या था, भारत में लोकसभा के इलेक्शन करवाना, भारत में पहले जनरल इलेक्शन करवाना। अब तक जो इलेक्शंस थे वैसे तो हुए नहीं थे, लेकिन जो थोड़े बहुत भी हुए थे वो फ्री और इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में हुए थे। लेकिन भारत में फ्री और इंडिपेंडेंट इलेक्शन अब कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल मुस्तैदी के साथ लग गया था भारत में पहले जनरल इलेक्शन करवाने के लिए। काफ़ी सारे उसके सामने चैलेंजेस भी आए, पीपल्स इलिटरेट थे, पहला एक्सपेरिमेंट था, बहुत सारे पीपल्स जानते ही नहीं थे वोट क्या होता है, किस तरह देना है। इन सब सिचुएशन को देखते हुए, इन सब सिचुएशन को, जो कंडीशंस थी, जो आप कह सकते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक रिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट्स थे कि कैसे होगा इलेक्शन, उन सबको दूर करते हुए हमारे इलेक्शन कमीशन ने पहले जनरल इलेक्शन बहुत ही सक्सेसफुली करवा लिए, है ना। भारत भी तभी आज़ाद हुआ जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन 1970 के दशक में जाके हुए, लेकिन भारत ने अपने पहले जनरल इलेक्शन 1951-52 में ही करा लिए थे, बिकॉज ऑफ दी
गुड एंड एफिशिएंट इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले जनरल इलेक्शन कराए और ये कहा गया कि ये इलेक्शन बहुत ही सक्सेसफुल थे। सक्सेसफुल इसलिए कि पीपल्स जो वोट करना चाहते थे, उस वक्त यूनिवर्सल एडल्ट एज 21 ईयर्स थी, उन्होंने वोट किया। जो डिफिटेड कैंडिडेट थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। स्टील बॉक्सेस का यूज हुआ था, आपको बताया था मैंने, स्टील बॉक्सेस आए थे पहले और सेकेंड इलेक्शंस में। फिर अगर हम बात करें तो फिर बैलेट पेपर आया और फिर हमारी ईवीएम आ गई। इसके बाद द जनरल इलेक्शन वेल इन इंडिया बिटवीन 2 अक्टूबर 1951 टू 21 फरवरी 1952। तो इस तरह से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली के जो थे लीडर्स थे, जो फॉर्मर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये डिसाइडेड किया कि इंडिया ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आएगा और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी है, चुनावों के लिए चुनाव आयोग जरूरी था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली अपना काम करा और भारत में पहले जनरल इलेक्शन कब हो गए, 1951 टू 1952, और जनरली इनको इंडिकेट किया जाता है जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। यहाँ देखिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है आपके लिए, जिससे आपको सारा जो अब तक हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनका सार है, और इसी छोटी सी स्टोरी को फिर हम आज की स्टोरी के साथ ऐड करेंगे। देखिए बेटा, इसमें सारे जनरल इलेक्शंस हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं। अभी तक तो आपको पता है जनरल इलेक्शन फिर होने वाले हैं, है ना, 2024 में फिर लोकसभा के इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी मैंने वहीं तक लिया है जहां तक इस चैप्टर की डिमांड है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको पढ़ते हैं। आपको मैंने बता दिया अभी कि इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए, 1951 टू 52, अक्टूबर 1951 में शुरू हुए थे और फरवरी 1952 में ये इलेक्शंस खत्म हो गए थे। अब हम बात करें, इलेक्शन तो हो गए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा, किस तरह से उनका आया। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना बेटा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे 1951 टू 52 में थे। उस वक्त अगर हम लोकसभा की बात करें तो टोटल सीट्स थी 489, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीट प्राप्त की, 364, और प्राइम मिनिस्टर कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये थी हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन की कहानी। फिर आपको पता है कि भारत में हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं, अगर सिचुएशंस बिल्कुल कॉमन है, कोई अनहैपनिंग नहीं हुई है तो। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता भी है कि अगर कोई विशेष परिस्थितियां आ जाए, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देकर लोकसभा को पहले ही विघटित करा दे, तो चुनाव पहले हो सकते हैं, जैसे अभी हम देखेंगे 1971 की जो इलेक्शन थे, या इमरजेंसी लग जाए तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार के लिए बढ़ाया जाता है। यानी इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी द पीरियड ऑफ लोकसभा, द टेन्योर ऑफ लोकसभा इंक्रीजेस बाय 1 ईयर एट वन टाइम। उसके बाद यदि हम बात करें तो अगर हम सेकेंड जनरल इलेक्शन की बात करें तो सेकेंड जनरल इलेक्शन हुए 1957 में, यानी हर 5 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं 50 टू 57। इस वक्त लोकसभा की सीटें बढ़कर हो गई थी 494 और आईएनसी ने ही कितनी सीटें ऑप्ट करी, 371, एंड अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हो गया आपका सेकेंड जनरल इलेक्शन। उसके बाद देखिए थर्ड जनरल इलेक्शन 1962। आप देख रहे हैं ना बेटा, 5-5 साल का पीरियड है, हर 5 साल के बाद भारत में चुनाव हो रहे हैं। 494 सीट्स थी, 361 सीट्स ली किसने, आईएनसी ने, और वापस से प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी 1947 से लेकर 1964 तक भारत में कांग्रेस का एक छत्र राज्य था, और ये एक छत्र राज्य था, इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा जाता है बेटा, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। बहुत बार पूछा गया है आपसे, और मेरी क्लासेस में भी मैंने आपको बहुत बार ये चीजें बताई हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इस बुक में जो पेपर सेटर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ऐसा संभव नहीं है कि पेपर सेटर उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ही अवॉइड कर दे या उसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन ना दे। किसी भी तरह से मेरा मतलब है, हो सकता है एमसीक्यू आए, हो सकता है फिलअप आए, हो सकता है आपका शॉर्ट आंसर आए, वेरी शॉर्ट आंसर आए, या लॉन्ग आए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए या नहीं होगा कि उस टॉपिक में से बिल्कुल एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर सोचे मुझे तो देना ही नहीं है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो यहाँ देखिए बेटा, आपको समझ में आया होगा, पहला लोकसभा इलेक्शन 1952 में हुआ और चौथा लोकसभा इलेक्शन 1967 में हो रहा है। ठीक है, चौथे लोकसभा इलेक्शन की भी बात करें तो सीट बढ़कर हो गई थी 520, 283 सीट कांग्रेस ने ली, और इस वक्त प्रधानमंत्री कौन बनी, इंदिरा गांधी। तो देखिए अब आपको यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो मैं बात कर रही हूँ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस आपका कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1952 से लेकर 1967 तक, और क्यों हो गया आप देखिए।
आ रहा है समझ में? यानी इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बाद भी क्या था, बार बार 1900 पहले जनरल इलेक्शन से लेकर चौथे जनरल इलेक्शन तक केवल किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी में से चुने गए? कांग्रेस पार्टी में से चुने गए। जब तक नेहरू जिंदा थे, नेहरू प्रधानमंत्री रहे। नेहरू की डेथ हुई थी 1960, अब वो आप कह सकते हैं 1964 के आसपास नेहरू की डेथ हो गई थी। तो 1964 में जब नेहरू की डेथ हुई तब क्या हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये याद है ना आपको? अब पूरी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल इलेक्शन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, पर ये ध्यान रखिएगा नेहरू की डेथ हुई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में जब मृत्यु होती है ताशकंद समझौते के बाद, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन जो चुनाव हुए, यहाँ पर हम केवल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, बीच बीच में जो प्रधानमंत्री बने उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो हमारी पिछली वीडियोस में हो गई हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरल इलेक्शंस में किसकी गवर्नमेंट बनती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। क्लियर? पहले जब तक जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू बने, और जब चौथे जनरल इलेक्शन हुए तो कौन जीती? इंदिरा गांधी बनती हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो चीजें लिखी हैं, एक लिखा है वन पार्टी डोमिनेंस और दूसरा लिखा है पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस 1952 टू 1967, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बाद भी केवल किसकी सरकार बनती रही? कांग्रेस की सरकार बनती रही। इसी को एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। और जब हम इस चीज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज रजनी कोठारी। और अब आपको याद भी हो गया होगा, रजनी कोठारी ने इस पीरियड को किससे इंडिकेट किया है? कांग्रेस सिस्टम से इंडिकेट किया है। रजनी कोठारी ने ये जो एरा था 1952 टू 1967, इसको क्या कहकर पुकारा है? कांग्रेस सिस्टम। यहाँ तक आया बच्चों समझ में? अब देखिए फिर उसके बाद हम बात करें, फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए, यहाँ मैंने लिखा है पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्थ जनरल इलेक्शन के वर्डिक्ट आए, जो रिजल्ट आए, उन रिजल्ट्स को क्या कहा गया? पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार आपसे पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है विच इलेक्शन वर्डिक्ट आज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक, या फिर ये कहा जाता है व्हाई द इलेक्शन वर्डिक्ट ऑफ 1967 इज कंसिडर्ड और इज रेफर्ड एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 1967 में, और बेटा ध्यान रखना कि अब तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ ही हो रहे थे। 1967 में जब फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए तो लोकसभा की सीटें थी 520 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली? 283, और सरकार तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही बनी। यानी चौथी बार भी सरकार कांग्रेस की ही बनी, लेकिन फिर भी इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहते हैं? ये देखिए बेटा, ये डिफरेंस है। यानी जिस इससे पहले वाले लोकसभा इलेक्शन में जहां कांग्रेस को 350 प्लस सीट मिल रही थी, जब 494 लोकसभा सीट थी, वहां जब 520 हुई तो जो 272 आप उनको मेजोरिटी चाहिए, तो उससे केवल थोड़े से ही ज्यादा कितनी सीट मिली? 283। तो ये कहा गया कि लगभग 70-80 सीटों की कांग्रेस में गिरावट आई, और इसी गिरावट को किससे इंडिकेट किया जाता है? पॉलिटिकल अर्थक्वेक, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इन चुनावों में कांग्रेस के वोट शेयर और सीट शेयर में काफी सारी कमी आई थी। ऐसा नहीं सरकार नहीं बनी थी, ध्यान रखना आपको, गवर्नमेंट तो कांग्रेस की बनी थी, इंदिरा गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पीरियड में कांग्रेस के सीट शेयर और वोट शेयर में डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, ये आपकी कौन सी इलेक्शन की बात हो गई? फोर्थ जनरल इलेक्शन की। उसके बाद हमने देखा फिफ्थ जनरल इलेक्शन 1971 में। आप देखिए यहाँ होने कब थे? 1972 में, 5 साल के बाद हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, इंदिरा गांधी जब यहाँ पे सरकार बनाती हैं तो वो प्रेसिडेंट से कहकर 1 साल पहले ही अपनी लोकसभा को डिसॉल्व करवा देती हैं, और इसीलिए 1972 की जगह इलेक्शन कब हुए? 1971 में। वापस कांग्रेस रिस्टोर करती है अपने पावर को, है ना, लगभग वापस से यही के करीब आ गई, और 518 में से कितनी सीट मिलती है कांग्रेस को? 352, और वापस से इंदिरा गांधी क्या बनती हैं? भारत की प्राइम मिनिस्टर। यानी पहले थोड़ी सी सीट शेयर में आप कह सकते हैं चैलेंजेस आए कांग्रेस के सामने, शायद आपको याद भी आ रहा होगा 1969 में कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, नीलम संजय रेड्डी वर्सेस बीवी गिरी, जब इंदिरा गांधी ने इनर कॉन्शियस का स्लोगन किया था ना, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो फिफ्थ जनरल इलेक्शन हुए और वापस से कांग्रेस अपनी पावर को क्या करती है? रिस्टोर करती है। रिस्टोर करने के बाद इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को वापस लेती हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती हैं, जो गरीबी हटाओ का स्लोगन के बिहाफ पे वो जीती थी, वो गरीबी पूरी तरह से भारत से नहीं हट पाती हैं। तो पीपल्स क्या होते हैं, एक तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ गुजरात और बिहार में।
एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चलाए जाते हैं, जेपी नारायण समग्र क्रांति आपको ध्यान आ रही हो, इन सब के कारण कांग्रेस की छवि धूमिल होती है। और धूमिल होने के बाद अगले चुनाव कराए जाते हैं, छठी लोकसभा के चुनाव हुए 1977। लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी 1975 की इमरजेंसी लगा चुकी थी, 25 जून 1975 आपको ध्यान हो। और कहा जाता है कि इस दिन को हम ब्लैक डे और डार्क डे के रूप में इंडिया में कहा जाता है। और कहा गया कि इंदिरा गांधी ने इस इमरजेंसी को लगाकर अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा मिसयूज किया था। तो एक तरह से जनता के प्रति, जनता में बहुत गुस्सा था, आक्रोश था, गवर्नमेंट से बहुत नाराजगी थी, उसका परिणाम उन्हें यहाँ भी भुगतना पड़ा। और छठे लोकसभा इलेक्शन कब हुए? 1977 में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो यहाँ देखिए आप, ठीक है। 542 सीट्स हो गई थी, 295 सीट्स किसने ली? जनता पार्टी, आईएनसी 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 आईएनसी। लेकिन 1977 के छठे लोकसभा इलेक्शंस में पहली बार भारत में सेंट्रल लेवल पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और जनता पार्टी की सरकार बनी। और प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस से थे, फिर कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी। तो हम बात करें तो 1977 का इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? 1977 का इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला इलेक्शन था जिसमें नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भारत में फ्रेम हुई थी। लेकिन ये गवर्नमेंट ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। पहले आपने पिछली वीडियो में आप देखेंगे, पहले मोरारजी देसाई बने, वो थोड़े दिन चले, उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने, फिर वो भी चल गए, दोनों में डिस्प्यूट हुई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई और मात्र 3 साल के अंतराल में ही 7वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए। और वापस से कांग्रेस अपनी पावर को रिस्टोर करती है। 2 बार कांग्रेस ने अपनी पावर को रिस्टोर किया, एक तो स्प्लिट हुई उसके बाद, और दूसरा इमरजेंसी के बाद हारी और उसके बाद चुनाव है, फिर वापस से कांग्रेस ने अपनी पावर को रिस्टोर किया। 353 सीट्स जीती 529 सीट्स में, और अगेन इंदिरा गांधी बिकम्स दी प्राइम मिनिस्टर। आई बच्चों, तो ये सारी कहानी मैंने ये टेबल बेटा इसलिए बनाई है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि ये चीजें हमने अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ी। देखिए, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमने नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है, इनकी बात करें तो ये हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में पढ़ा है, इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं चैलेंजेस टू एंड रिस्टोर द कांग्रेस उसमें पढ़ा है, इसकी बात करें तो ये हमने डेमोक्रेसी क्राइसिस वाले में पढ़ा है। लेकिन अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आप देखेंगे तो लिंक्ड है, अलग अलग कहानी नहीं है। ये तो बिल्कुल मैंने आपको पहले से लेकर 7वीं तक लोकसभा इलेक्शंस को समझाया है, ठीक है। तो ये अलग अलग चैप्टर से कलेक्ट करके एक टेबल बनाइए, इसको आप बिल्कुल बनाइएगा और उसको पढ़ के भी जाइएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है वन पार्टी डोमिनेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है पॉलिटिकल अर्थक्वेक, 1975 की इमरजेंसी आपको ध्यान रखनी है, 1977 के जनरल इलेक्शन ध्यान रखना है क्योंकि पहली बार भारत में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। तो यहाँ तक की कहानी तो हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स को मिला के एक छोटी सी कहानी और सुनाई। अब इसी कहानी को आगे करते हैं। देखिए, 1977 में इंदिरा गांधी हारी और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई थोड़े समय तक रहे, फिर उनसे बहुमत ले लिया गया, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह को बनाया गया, फिर उनसे भी ले लिया गया, वापस से चुनाव हुए और 1980 में वापस से कौन बनती है? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है 7th लोकसभा इलेक्शन में। अब 1980 से लेकर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। अब हमें आगे की बातें करनी है, लेकिन बेटा क्या होता है, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को एसिनेटेड कर दिया जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स थे उनके द्वारा। इंदिरा गांधी ने, वैसे तो हमारा एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, अगला चैप्टर वही लेंगे एक्सटर्नल रिलेशंस का, उसमें हम देखेंगे, लेकिन यहाँ सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसको एक तरह से आप मान लीजिए सैनिक छावनी के रूप में बदल दिया गया था। तो यहाँ पर सिख जो कम्युनिटी थी वो इंदिरा गांधी से बहुत नाराज हो गई थी। जो सिख कम्युनिटी थी वो एक तरह से खालिस्तान की मांग कर रही थी, सेपरेट स्टेट की मांग कर रही थी और इंदिरा गांधी ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। तो इसी नाराजगी का परिणाम उन्हें किस तरह भुगतना पड़ा कि 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर आप याद रखें सरदार पटेल की जयंती भी है, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जो 2 बॉडीगार्ड थे, सिख बॉडीगार्ड थे, वो क्या करते हैं? इंदिरा गांधी को एसिनेटेड कर देते हैं, ठीक है। यानी इंदिरा गांधी का पीरियड 1984 में क्या हुआ? खत्म। इंदिरा गांधी की जब डेथ होती है तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं राजीव गांधी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और फिर अगले 8 जनरल इलेक्शन होते हैं 1984 में। 7 तक तो हम पढ़ के आ चुके। 8वां जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1984 में। कांग्रेस गॉट, ये देखिए आप, शानदार डेटा, अभी तक के इतिहास में कांग्रेस चाहे मेजोरिटी पार्टी रही, चाहे फर्स्ट इलेक्शन हो, चाहे सेकेंड इलेक्शन हो, चाहे थर्ड इलेक्शन हो,
लेकिन इतने वोट शेयर नहीं थे। इंदिरा गांधी भी जब दोबारा आई थी 7th में, जब 353 के आसपास ही उनको वोट मिले थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई और उसके बाद चुनाव हुए, उसमें जब राजीव गांधी खड़े हुए, तो आप ये मान लीजिए या तो इंदिरा की सहानुभूति या आप राजीव गांधी का व्यक्तित्व अलग ही था। ठीक है, पायलट थे वो, एक तरह से कहा जाता है पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, यंग प्रधानमंत्री थे। तो 19 जब राजीव गांधी ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस ने देखो कितने सीट, आज तक किसी भी पार्टी ने अभी तक 415 वोट को क्रॉस नहीं किया है। राजीव गांधी 415 वोट प्राप्त करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 1984 में। 5 साल बाद वापस से जनरल इलेक्शन हुए, 9th जनरल इलेक्शन हुए 1989 में। लेकिन क्या हुआ, इस इलेक्शन में कांग्रेस को हार हाथ लगी, डिफीट हो गई कांग्रेस। ठीक है, और देखो ये बहुत आपको ध्यान रखना है। एंड दी इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क्ड एज द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें याद रखनी है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस याद रखना है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक याद रखना है, 1977 का इलेक्शन याद रखना है। भारत में केंद्र में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। और फिर एक और याद रखना है 1989 का इलेक्शन, जब जहां पर तो कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी। जितने 415 कहते ना, बिल्कुल आप एक तरह से ऐसा चक्र था, बिल्कुल यूं पीक पे और पे धड़ाम, ये हाल हुआ। जिस कांग्रेस को अभी मैंने आपको बताया ये आंकड़ा किसी ने नहीं छुआ, वही अगले इलेक्शन में कांग्रेस बहुमत भी नहीं जुटा पाई, लगभग 190 सीट के आसपास मिली। और इसीलिए जो ये इलेक्शन था 1989 का, उसको कैसे मार्क किया जाता है, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। यानी इससे पहले थोड़ा बहुत कांग्रेस सिस्टम बचा हुआ था, कांग्रेस की सरकार बन रही थी, मेजोरिटी से ज्यादा वोट उसको मिल रहे थे, चाहे कुछ ही ज्यादा मिल रहे हो। ठीक है, लेकिन 1989 में ऐसी हार लगी कि 1989 के इलेक्शंस को किस तरह से मार्क किया जाता है, एंड दी कांग्रेस सिस्टम। यानी जो कांग्रेस सिस्टम रजनी कोठारी ने 52 से 67 तक की बात करी थी, उसका खात्मा कब हुआ, 1989 के 9th जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस का आप कह सकते हैं एक तरह से साफ हो गया। और इस जो इलेक्शन था, इसने ये भी बताया कि जो रीजनल पार्टीज हैं, इंक्रीज इन द इलेक्शन, यानी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका रोल बढ़ गया है किसमें, इलेक्शंस में। आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है बेटा, आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, व्हाट आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आउटकम ऑफ द 1989 इलेक्शन और 9th जनरल इलेक्शन। तो 2 आउटकम हुए। पहला आउटकम तो ये हुआ कि एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी ये इलेक्शन ये मार्क करते हैं कि कांग्रेस सिस्टम का खात्मा हो गया। और दूसरा, जो रीजनल पार्टीज अभी कुछ ही एरिया में, केरल में और इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, अब वो रीजनल पार्टी ऑल ओवर इंडिया इलेक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। जब राजीव गांधी हारे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन बना, वीपी सिंह बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम जनता दल। जनता दल आया और जनता दल से प्रधानमंत्री कौन बने, वीपी सिंह। देखिए ये दोनों हैं, ये है राजीव गांधी और ये हैं वीपी सिंह, बिल्कुल राजीव गांधी राहुल गांधी के फादर है। ठीक है, तो ये तो हारे और इनकी जगह सत्ता किसके हाथ में आ गई, वीपी सिंह के हाथ में हो गई, जो किस पार्टी को बिलोंग करते थे, जनता दल पार्टी को बिलोंग करते थे। तो आई बच्चों यहाँ तक बात समझ में। 1989 के इलेक्शन को कैसे मार्क किया जाता है, मार्क्ड एज द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, and this election proved that the important role of the regional parties in the elections. Clear? अब देखिए आगे की बात करें। जैसे मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर की हेडिंग है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, और रीसेंट का मतलब 1990s ये चैप्टर आपका मान के चल रहा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए, द डिकेड ऑफ 80s वाज विटनेस ऑफ द 5 डेवलपमेंट, यानी 1980 के दशक का अंत हुआ, 1990 के दशक का प्रारंभ हुआ। तो उसमें ये माना गया, इसमें 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो 5 पॉइंट्स आपके हेडलाइट है इस चैप्टर को लेकर, उसकी हम बात करते हैं। देखिए क्या क्या है। पहला है द डिफीटेड ऑफ कांग्रेस पार्टी 1989। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि 5 चीजें हमें देखनी है। पहला तो क्या है कि इसके बाद क्या हुआ, डिकेड ऑफ 80s 1989 के जो इलेक्शन हुए, 9th जनरल इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस हार गई। राइज ऑफ मंडल इशू, ये भी हम पढ़ते हैं, हम क्या है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी, पीएम थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से 1996 तक रहे और ये कांग्रेस से थे। ठीक है, देखिए ये कहा जाता है कि 1990 के दशक में भारत में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद इंडिया ने जब यूएसए से हेल्प मांगी, तो यूएसए कहता है कि किस बिहाफ पे मैं आपके हेल्प दूं, आपके यहाँ तो इतना सोशलिज्म है, आप पैसा ले जाओगे और बांट दोगे, चुकाओगे कैसे। तो उस वक्त इंडिया ने क्या करा, अपना जो इकोनॉमिक ट्रेंड है उसमें चेंज किया, और चेंज करते हुए 3 नए कंसेप्ट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में लेके आया।
LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको बता रखा है। जब ये पॉलिसी आई तब आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव 1991 में जब जनरल इलेक्शन हुए, और 1996 तक के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के लीडर थे, और एलपीजी के द्वारा एलपीजी की फुल फॉर्म याद रखनी है, एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन एंड जी ग्लोबलाइजेशन है आपका। अयोध्या डिस्प्यूट हम पढ़ेंगे, अयोध्या डिस्प्यूट क्या है, और अभी तो सब रामलला को देखकर मोहित हो रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है। द एसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, और राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या करी उनके सिख बॉडीगार्डों ने, क्योंकि सिख कम्युनिटी उनसे नाराज थी। राजीव गांधी की हत्या होती है जब वो चुनाव प्रचार के लिए मद्रास जाते हैं, और वहाँ लिट्टेन के मानव बम, लक्ष्मी नाम था, उसके द्वारा उनको बम ब्लास्ट किया जाता है, और राजीव गांधी की वहीं पर डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मंडल इशू। देखिए मंडल इशू क्या है, मंडल का मंडल इस तरह बोला जाता रहता है, लेकिन यहाँ हमें केवल पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, हमें एक एग्जाम क्रैक करना है। देखिए मंडल कमीशन की बात करें तो पहले इसको समझिए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है ये। मंडल कमीशन की यदि हम बात करें तो देखिए क्या था बेटा, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजर्वेशन की बात करता है। SC और ST को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इससे रिलेटेड है, और 17 की यदि हम बात करें तो 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत का विरोध करता है। अब 1980s टू 1990s एक और मुद्दा उठने लगा कि जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, और ये जो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप था इसको OBC कहा गया, अदर बैकवर्ड क्लास। और ये डिमांड होने लगी जैसे SC ST को रिजर्वेशन है वैसे ही रिजर्वेशन इनको भी दिया जाए। तो जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उस सरकार ने इस चीज़ की जांच करने के लिए कि दिया जाए नहीं दिया जाए, कितना रेशो है, किस कैटेगरी के बिहाफ पे दिया जाए, इन सब की देखने के लिए कमीशन बनाया जिसका नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन इसलिए क्योंकि इसको चेयरमैन कर रहे थे BP मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ध्यान रखना है, बहुत बार BP मंडल का पूरा नाम आपसे MCQs वगैरह में या फिलअप्स में पूछा गया है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये इनके चेयरमैन थे और इनके नाम पर ही इसका मंडल कमीशन कहा गया। ये जो मंडल कमीशन था इसका काम था स्टडी करना, रिसर्च करना और गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देना। ठीक है, तो पहले यहाँ तक देखते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है, OBC से रिलेटेड है। OBC कौन है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। देखो बेटा यहाँ पर द मंडल कमीशन ऑफिशियली नोन एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, SEBC। ठीक है, जरूरी नहीं है आपसे मंडल कमीशन ही पूछा जाए, एग्जामिनर को लग रहा है कि आपको थोड़ा सा घुमाया जाए तो वो मंडल कमीशन की जगह SEBC भी पूछ सकता है आपसे। तो मंडल कमीशन को क्या बोला जाता है, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, वाज सेट अप ऑन 1 जनवरी 1979 बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। 77 में बने थे, 79 तक वही थे, 79 से 80 तक फिर चेंज हुए थे। प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने इसको सेटअप किया। कमीशन वॉज चेयर्ड बाय BP मंडल, है ना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। द चीफ mandate of Mandal Commission was to identify the socially or educationally backward classes of the India and to consider reservation as a means to address caste inequality and discrimination. The commission submitted its report to the president on 31st December 1980। आया बच्चों समझ में, ये मैंने आपको बता दिया। मंडल कमीशन मोरारजी देसाई की सरकार ने फ्रेम किया, 1979 में फ्रेम हुआ, 1 जनवरी 1979। रिपोर्ट दी इसने 1980 में। चेयरमैन थे इसके BP मंडल। इसका काम क्या था, इसका काम था भारत में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल्स की स्टडी करते एक रिजर्वेशन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना। ये तो मंडल कमीशन के सेटअप की बात करी। अब हम बात करें कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन थी। 1980 में देखिए मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, अप्लाइड कब होती है अभी हम देखते हैं। देखिए मंडल कमीशन ने क्या दिया, जो रिपोर्ट तैयार करी मंडल कमीशन ने, उस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, उस रिकमेंडेशन की यदि हम बात करें तो देखिए उसने रिपोर्ट दी OBC का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस मस्ट बी प्रोवाइडेड रिजर्वेशन ऑफ 27% इन पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट। ये ध्यान रखो बेटा, ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है कि मंडल कमीशन ने कितने % रिजर्वेशन की बात की थी। मंडल कमीशन ये कहता है कि OBC को 27% रिजर्वेशन दिया जाए इन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट जॉब। दूसरी रिकमेंडेशन, दे शुड बी प्रोवाइड विद द सेम 20% रिजर्वेशन इन द प्रमोशन एट ऑल लेवल्स ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। प्रमोशन में भी उन्हें क्या दिया जाए, 27% रिजर्वेशन दिया।
द रिजर्व कोटा अनफिल्ड शुड बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, जिसे आप बैकलॉग कहते हैं। अगर रिजर्व कोटा खाली है तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। ओबीसी शुड बी प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन सिमिलर टू दी एससी एंड एसटीज, यानी ओबीसी जो है उनको उतना ही फीस और एज में रिलैक्सेशन दिया जाए जितना एससी और एसटी कम्युनिटी को दिया जाता है। Reservations to be made in PSU, public service units, banks, private sectors, undertaking issuing government grants, colleges and the university. ठीक है, यहाँ तक क्या, द गवर्नमेंट मेक द नेसेसरी लीगल प्रोविजन टू इम्प्लीमेंट दिस रिकमेंडेशन। और लास्ट में ये भी कहा मंडल कमीशन ने कि गवर्नमेंट को लगता है तो वो भी इसमें कुछ चेंजेस करके इसकी चीज़ों को अप्लाई कर सकती है। तो ये सारी रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी, मंडल कमीशन के द्वारा दी जाती है। आपको मोटे मोटे रूप से याद रखना है कि 27% रिजर्वेशन की बात करी जॉब्स में और प्रमोशन में। दूसरी बात करी कि एज में और फीस में रिलैक्सेशन हो कितना, सेम एससी और एसटी। और यदि अनफिल्ड रह जाती है पोस्ट तो उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाए फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये मोटे मोटे रूप से आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द रिकमेंडेशन गिवन बाय द मंडल कमीशन। दो चीजें याद रखनी है, मंडल कमीशन क्यों फ्रेम हुआ, कब फ्रेम हुआ, और फ्रेम होने के बाद जो रिपोर्ट आई उसका क्या था। अब देखिए आगे बात करें कि क्या हुआ। जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है तो देखिए मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट होती है इसको जो आगे लाएंगे वो वीपी सिंह लागू करेंगे इसको, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट आएगी, मोरारजी देसाई ने तो बनाया था 1979 में, लेकिन 80 में उनकी सरकार गिर गई। 80 से 84 तक फिर किसकी सरकार रही, कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने मंडल कमीशन पर इतना ध्यान नहीं दिया। 84 टू 89 कौन रहे, राजीव गांधी रहे, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वीपी सिंह आते हैं, अभी आपको बताया था मैंने, जब वीपी सिंह आते हैं तब वो क्या करते हैं, इन मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट्स है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, मंडल कमीशन से रिलेटेड 2 प्राइम मिनिस्टर के नाम याद रखने हैं, एक मोरारजी देसाई और दूसरा वीपी सिंह। मोरारजी देसाई के टाइम में मंडल कमीशन फ्रेम हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। और अगर हम बात करें मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको अप्लाइड किसने किया था, वीपी सिंह ने अप्लाइड किया था जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर के थे, ठीक है। जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है तो क्या होता है, इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स में दंगे शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ अपोज करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में एक तरह से टेंशन का माहौल हो जाता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन बाय द गवर्नमेंट रिजल्टेड ए वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट where students committed self-immolations in protest the government showed its intent to implement it, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, दोनों में मतलब गवर्नमेंट ने तो कहा कि हम अप्लाई करेंगे और जो पीपल्स थे वो क्या करने लगे, इसका अपोज करने लगे। जब अपोज करने लगे तो एक केस निकल कर आता है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी, यानी जो मुद्दा है, ये जो केस है, ये डिमांड कर रहा था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इस केस को कहा जाता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चली और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो देखिए क्या देता है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट held that 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बट विथ सर्टेन कंडीशंस। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। संवैधानिक रूप से हम उसे गलत मान्य नहीं ठहरा सकते, लेकिन इसमें हम कुछ कंडीशंस बताते हैं। क्या कंडीशंस बताइए बेटा, ध्यान रखना है। द कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन मस्ट बी द 4 walls ऑफ 50% and should not be extended in promotions. The concept of creamy layer was also introduced by the court to exclude well-off people from the community. देखिए आसान भाषा में बताऊं क्या कह रहा है कि जो इंदिरा साहनी केस का निर्णय आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो वैलिड है, गलत नहीं है। लेकिन 2 बातें कही गई। पहला, टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। आप किसी को भी दीजिए, एससी को दीजिए, एसटी को दीजिए, ओबीसी को दीजिए, कितना भी देना है, कैसे भी बांटना है आप बांटिए, लेकिन टोटल जो रिजर्वेशन होगा वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। ये बात आगे समझ में। और दूसरा एक टर्म निकल कर आया, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब कि इसी कम्युनिटी में यदि कोई तबका ऐसा है जो बहुत आय संपन्न है और जो बहुत अच्छा है, जो वेल ऑफ है, उसको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा और क्रीमी लेयर की एक इनकम लिमिट सेट कर दी जाती है। अगर इतनी आपकी इनकम है तो आपको वो रिजर्वेशन ओबीसी में भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा था बेटा मंडल कमीशन। आया यहाँ तक समझ में, क्लियर? एक बार वापस से सुनिए। मंडल इशू 1980s 1982 1990s की पीरियड की महत्वपूर्ण घटना है। इसमें ये किससे रिलेटेड है, ओबीसी से रिलेटेड है। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे जब इसको फ्रेम किया गया था। रिपोर्ट इसने 1980 में दी। जो मंडल कमीशन है इसके अध्यक्ष थे बंदेश्वरी प्रसाद मंडल।
इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि जो ओबीसी है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, SEBC, उसको रिजर्वेशन दिया जाए और 27% रिजर्वेशन की इन्होंने डिमांड की थी। रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में भी, पब्लिक सेक्टर्स में भी, प्रमोशंस में भी, और बैकलॉग 3 साल के लिए। एज और फीस में उतना ही रिलैक्सेशन जितना SC और ST को दिया जाता है। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट रिकमेंडेड की गई और जब आप कह सकते हैं इसको अप्लाई किया गया VP सिंह के द्वारा, तो जो देश था उसमें प्रोटेस्ट होने शुरू कर दिए। प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया जिसको कहा जाता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस की जब सुनवाई हुई और जो अल्टीमेट जजमेंट आया, वो जजमेंट ये आया कि जो रिजर्वेशन दिया गया है 27% वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता और क्रीमी लेयर को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्लियर बच्चों? तो ये था मंडल कमीशन। आगे देखिए, आपको इसी चैप्टर में एक चीज़ पढ़नी है, दैट इज बामसेफ। ज़्यादा नहीं तो इसकी फुल फॉर्म तो याद कर लो, ये भी पेपर सेटर का एक फेवरेट क्वेश्चन है। पेपर सेटर बार बार बामसेफ की एब्रीविएशन फुल फॉर्म बेटा पूछता है, क्योंकि उसे पता है बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी अक्षर में तो गड़बड़ कर ही देगा, लेकिन हमें नहीं करनी। देखिए, अगर हम बामसेफ की फुल फॉर्म की बात करें, दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ये रटनी ही आपको पड़ेगी। ठीक है, यानी ये जो बामसेफ है ये इसका लोगो है। ठीक है, ये जो बामसेफ है ये क्या है? एम्प्लॉय फेडरेशन है जो बैकवर्ड और माइनॉरिटीज है, इसका एब्रिविएट किया जाता है बामसेफ। यदि हम बामसेफ की बात करें तो बामसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 बाय काशीराम, DK खलपड़े और दीना बानो। ठीक है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉय ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, तो मैंने बता दिया आपको। अब आइडियोलॉजी क्या है इस बामसेफ की? is to fight against the rooted system of inequality that divides the Indian citizens and to abolish the caste system. Basically यदि हम इस बामसेफ की बात करें तो बामसेफ अंबेडकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। अंबेडकर ने जो दलित समूह है उसमें चेतना जागृत करने के लिए 3 स्लोगन दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और वही देखिए, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एटिकेटेड, ये अंबेडकर के ही जो 3 स्लोगन दलित लोगों को दिया गया कि वो कहते थे कि क्यों आप ऐसे रहते हैं कि आप स्वर्ण जाति की तरह नहीं है, अब वैसे ही रही है ना जैसे स्वर्ण जाति रहती है, आप क्यों अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं। तो उनमें चेतना जागरूक करने के लिए अंबेडकर ने स्लोगन दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो इसी को बामसेफ ने अपनी टैगलाइन बनाया और आगे जाके ये जो है, ये जो बामसेफ है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आता है जिसको आप BSP कहते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, काशीराम डेवलप्ड बामसेफ बेस्ड ऑन डॉक्टर अंबेडकर आइडियोलॉजी, मैंने अभी आपको बताया, and thought to organize the educate peoples from SC, ST, OBC and minorities community। ठीक है, जो बामसेफ है ये बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहा है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि SC से रिलेटेड है, SCT से, OBC, जो भी माइनॉरिटीज है, जो भी डिप्रेस क्लास है, वो कहते हैं वो सारे मेरे साथ आइए। द मेन पर्पस बिहाइंड दिस वाज टू एजुकेट द सोसाइटी, मेक देम पावरफुल इनफ टू कैप्चर द पॉलिटिकल पावर which was the dream of Dr. Ambedkar in order to make India a developed country। आया बात समझ में? बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बामसेफ है, सबसे पहली बात तो आपको इसको फुल फॉर्म याद है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। कब फ्रेम हुआ? 1971 में फ्रेम हुआ। किसके द्वारा? मेन लीडर आपको ध्यान रखने हैं, काशीराम। ठीक है, मोटिव क्या था कि जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज में जो है, जो डिप्रेस क्लास है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना, उनको फेडरेशन दिलाना, उसको एजुकेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, और यदि गलत है तो उनको संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करना। अंबेडकर की आइडियोलॉजी से बायस था और यह डिमांड करता था कि इंडिया में जो इनइक्वलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, उसको खत्म किया जाए। और आगे जाके ये जो बामसेफ है, यही कौन सी पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश करता है? बहुजन समाजवादी पार्टी। उसमें भी आप देखेंगे तो बहुजन समाजवादी काशीराम नाम आता है जिनके ने फ्रेम करने का काम किया था। ठीक है, तो ये और इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, दैट इज बामसेफ और BSP। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अयोध्या डिस्प्यूट। ठीक है, अयोध्या डिस्प्यूट क्या है? अभी तो शायद मुझे नहीं लगता इन दिनों कोई भी इस चीज से अनभिज्ञ होगा कि क्या डिस्प्यूट था, क्या नहीं था, लेकिन फिर भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो मैंने लिया है, इसको पढ़ लें। तो देखिए, अयोध्या डिस्प्यूट क्या है बेटा, कि ये बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है। बाबरी मस्जिद का निर्माण अभी हम देखेंगे मीर बाकी के द्वारा किया गया था, जो बाबर का सेनापति था। और ये कहा गया बाद में कि ये जो मस्जिद बनाई गई है, ये हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये डिस्प्यूट चलता रहा, इस डिस्प्यूट को कोर्ट में ले जाया गया
और जब बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ तो 6 दिसंबर 1990 को जो कार सेवक थे, जो राम मंदिर के सपोर्टर थे, वो क्या करते हैं, इस बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर देते हैं। यूपी के यहाँ बात है, ठीक है। अब क्या करें, वायलेंस बढ़ता रहा। इस वायलेंस से रिलेटेड ही गोधरा वायलेंस, ठीक है, गोधरा हत्याकांड सुन रखा होगा आपने, 2002 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, कार सेवकों की जो बोगी थी उसमें आग जला दी गई थी। और उसके बाद गुजरात में हिंदू मुसलमान के दंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और ये क्या हुआ, ये जो आप कह सकते हैं जो सेंटिमेंट्स थे और जो ये धर्म के नाम पे झगड़े थे, ये बढ़ते चले गए। फिर जो वो बाबरी मस्जिद था, जो विध्वंस था, उसको बंद कर दिया गया। और केस किसके पास चला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास चलता है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही, लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया। और जितने भी आर्कोलॉजिस्ट सर्वे हुए, जो भी हुए, उन्होंने ये प्रमाण दिया कि यहाँ पर राम जन्मभूमि ही थी। और आपको पता भी है, इनॉग्रेशन भी हो चुका है 22 जनवरी को, और रामलला की आप कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और राम जन्मभूमि के नाम से उसको ठहराया गया है। तो ये पूरा अयोध्या डिस्प्यूट था। देख लें एक बार। द बाबरी मस्जिद वॉज 16th century mosque in Ayodhya and was built by Mir Baqi, Mughal Emperor Babur's general. Some Hindu believe that it was built after the demolition temple of Lord Ram. The dispute took from a court case and has continued for many decades. The Babri Masjid was demolished on 6 December 1992. After demolition, the new lead to clash between the Hindu and Muslim in many parts of the country. In February-March 2002, large-scale violence against Muslims took place in Gujarat. The violence began from Godhra. This incident alerts us to dangerous involved in using religious sentiment for political purpose. यानी ये जो इंसिडेंट हो रहे थे, ये बता रहे थे कि कभी भी सेंटिमेंट्स को राजनीति के साथ ना जोड़े, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कम्युनिटी हो। ये ध्यान रखे कि जनता बहुत भोली भाली है, उनके सेंटिमेंट के साथ ना खेला जाए और धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए, है ना। धर्मनिरपेक्ष राजनीति, मैकियावेली आपने पढ़ा होगा, वो तो कहते थे कि बिल्कुल धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया जाए, धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कुछ थिंकर्स कहते हैं धर्म और राजनीति, राज जो है नीति के अनुसार चले, खूब कहते हैं कि राजनीति करें, नीति को साइड में रख दें, वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर इन इंसिडेंट से लगा कि सेंटिमेंट्स के साथ पॉलिटिक्स को ना जोड़ा जाए। ये चलता रहा, डिस्कशन चलता रहा कि मस्जिद है, वो है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते रहे, आर्कोलॉजिकल अपने सर्वे करते रहे। और जो फाइनल डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने दिया 9 नवंबर 2019 को। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द डिस्प्यूटेड लैंड टू बी हैंडेड ओवर टू अ ट्रस्ट to build the Ram Janmabhoomi, reserved as the birthplace of Hindu Ram temple. The court also ordered to government give an alternative 5 acres of land in another place to the Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board for the purpose of building a mosque as a replacement of demolition Babri Masjid. यानी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों के फेवर में डिसीजन दिया कि जो रामलला की जन्मभूमि है वहां पे राम मंदिर बने और एक ऑल्टरनेटिव जगह वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए जहां पर वो मॉस्क्यू का निर्माण करें। तो ये था आपका अयोध्या डिस्प्यूट। क्लियर आया यहाँ तक आपको समझ में? यानी अयोध्या डिस्प्यूट क्या हुआ कि जो मस्जिद थी, पहले बाबरी मस्जिद थी, उसमें ये माना गया कि इस मस्जिद का निर्माण जो हमारे रामलला का मंदिर है उसको तोड़कर बनाया गया। बाद में डिस्प्यूट चला, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को भी गिरा दिया गया, सब ढांचे विध्वंस हो गए। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा और 2019 के बाद जो डिसीजन आया उसको पता है, हमारा मंदिर बना, अयोध्या में मंदिर बन रहा है और ये कहा गया कि इतनी ही भूमि उसमें से कुछ जो है एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड को दी गई कि वहां पर आप मॉस्क्यू मस्जिद बना सकते हैं। इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय को क्या किया जा रहा है, अब फॉलो किया जा रहा है। अब क्या है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका गोइंग सेंसस। ठीक है, ये जो झगड़े थे ये सब चलते रहे, लेकिन इस समय पर आते 1990s के डिकेड पर आते कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर सभी दलों की सहमति बनी, बढ़ती सहमति इसको हिंदी में कहा जाता है। और यहाँ हमें देखना है किन किन पॉइंट्स पर इन पार्टीज में कॉमन सेंसस था, कॉमन सहमति थी। देखिए, आफ्टर 1990s consensus appears to have emerged among most of parties which consist of the following element: एग्रीमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट कोई सी भी आए वो किस इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट करेगी, एलपीजी को। एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड क्लास फर्स्ट, यानी जो मंडल इशू की रिपोर्ट्स थी उनको भी अप्लाइड किया गया। एक्सेप्टेंस द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री,
यानी मैंने बताया ना आपको 1989 के इलेक्शन के बाद क्या था कि जो पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनका इंपॉर्टेंट रोल बढ़ गया। Emphasis on pragmatic consideration rather than an ideological position and political alliance without ideological agreement. They also work as a pressure groups in Indian politics. यानी जो प्रेशर ग्रुप अब तक बहुत ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे थे, वो प्रेशर ग्रुप भी अब इंडियन पॉलिटिक्स में मेन रोल प्ले करने लगे। Sometimes regional parties influence from the central government to divert more annual budget funds to their state at the expense of the other state. यानी जो स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट हो गई तो जो बजट आता था उसमें वो क्या डिमांड करने लगी कि हमारा क्या किया जाए, थोड़ा ज़्यादा रेशियो किया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर दैट इज रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। टाइम टू टाइम हर चैप्टर को पढ़ाते समय मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, आपको 52 से लेकर जो जनरल इलेक्शन तक हमने पढ़े हैं वो पढ़ना है। 2019 का भी आप एक बार लोकसभा इलेक्शन देख लें, आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है कि बीजेपी को कितनी सीट मिली, 303 सीट बीजेपी के पास आई थी, यूपीए के पास कितनी आई। एक आप ध्यान रखें, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक आपको ध्यान रखना है एनडीए, दूसरा आपको ध्यान रखना है यूपीए। ठीक है, ये दोनों जो एनडीए है वो बीजेपी का गठबंधन है, यूपीए है जो कांग्रेस का गठबंधन है, ये आपको ध्यान रखें। एक प्राइम मिनिस्टर का चार्ट आपका बना हुआ है, उसको थोड़ा आप ध्यान रखें। लास्ट बुक के चैप्टर के पेज में मैंने वैसे सारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ जो है नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट से प्राइम मिनिस्टर बने थे उनको भी एक बार आप पढ़ लें। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया आपका चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्लियर? अब आपको बेटा ध्यान रखना है कि एक या दो चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट बचे हैं, उनको हम शुरू कंप्लीट करेंगे और उनके कंप्लीट होते ही हम एमसीक्यू की सीरीज लाएंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको देखिए। पासबुक वगैरह आप पढ़ते हैं तो प्लीज़ 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 पहले बुक से डेटा को ज़रूर कंसल्ट करें। कई बार ऐसा होता है हम पासबुक में से ही पढ़ते चले जाते हैं, हम याद भी करते हैं लेकिन पता ही नहीं लगता हम कब किस गलत चीज़ को याद कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स तो एक तरह से आप कह सकते हैं ज्ञान का सागर है। अगर आप उनके होते हुए उनको छोड़कर किसी और चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी आप कोई डेटा पढ़ें, कोई फैक्ट पढ़ें, जब तक थ्योरी समझनी तो ठीक है, आपने समझनी उसमें गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन हाँ कोई ईयर है, कोई डेटा है, कोई फैक्ट्स है, तो उनको प्लीज़ अपनी बुक से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप पासबुक के भरोसे बैठ जाओ और पता चला वहाँ से हम गलत चीज़ें मेहनत भी कर रहे हैं और याद भी कर रहे हैं लेकिन हम गलत याद कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयर है। हमारी शुभकामनाएं सब बच्चों के साथ हैं कि वो अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर करें। Political science is a very interesting subject, is a subject of different types of story that correlate with each other. मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। Have a good day and all the best for your board exams and also start the preparation of CUT 2024. Goodbye.